इससे कोई नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह, किसके 10 साल रहे बेमिसाल। दोस्तों, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आपने अक्सर सुना होगा कि वो खुद को फकीर कहकर जनता से जोड़ते हैं। वही अपोजिशन में बैठे राहुल गांधी को साहिबजादे कहकर मोदी अपने ओपोजिशन का कनेक्शन पब्लिक से तोड़ देते हैं। अपने भाषणों से जनता को अपना बना लेने वाले मोदी का आज हर कोई गुणगान करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश का प्रधानमंत्री कुछ न बोलने के लिए मशहूर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, जिनका ये मानना था कि खामोशी हजारों जवाब से बेहतर है। अब मनमोहन सिंह के लिए उनकी खामोशी तो बेहतर थी, लेकिन क्या उनका प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल देश के लिए बेहतर था? क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि आज भाजपा जो प्रोग्रेशन ला रही है उसकी नींव मनमोहन सिंह के टाइम पर ही पड़ गई थी। तो क्या ये बात सच है? और सबसे बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में से किसके 10 साल सबसे बेहतर थे? आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी का। देखिए, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारतीय इकोनॉमी को आज इस लेवल तक पहुंचाने में हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वाकई में बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसकी शुरुआत तब से ही हो गई थी जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। जी हाँ, 1991 में जब बतौर प्राइम मिनिस्टर देश को संभालने का जिम्मा पीवी नरसिम्हा राव के कंधे पर था, तो उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। देश के फॉरेन रिजर्व इतने कम हो गए थे कि देश में केवल $1 बिलियन के फॉरेन रिजर्व ही बाकी बचे हुए थे, जो भारत को सिर्फ 2 हफ्तों तक ही चला सकते थे, और भारत बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गया था। फिर हालातों को संभालने के लिए बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह कुछ ऐसे बदलाव करते हैं कि रातों रात डूबने की स्थिति में आने वाला भारत वापस से सोने की चिड़िया बनने की तैयारी शुरू कर देता है। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने सबसे पहले तो दशकों पुराना लाइसेंस राज खत्म करवा दिया और डिसरेगुलेटेड बिजनेस को प्रमोट किया। उस समय भारत में किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और इन लाइसेंस को गवर्नमेंट से हासिल करना नए बिजनेसमैन के लिए वाकई में बहुत मुश्किल, यानी कि कहने की टेढ़ी खीर साबित होता था, जिसकी वजह से नए बिजनेसमैन भारत में अपना बिजनेस सेटअप ही नहीं कर पाते थे। लाइसेंस राज इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हो रही थी। इसीलिए मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज हटाया और नए बिजनेस को भारत में बढ़ावा दिया, और यहीं से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से पहले जहां भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, वो अब बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगी। और ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ मनमोहन सिंह का था, जिनके एक फैसले ने भारत की किस्मत बदल दी। भारत को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह के उठाए गए कदम ही उन्हें पॉलिटिक्स में पॉपुलर बनाते गए, और फिर साल 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। साल 2004 से लेकर साल 2014 तक देश को संभाला। एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी पर नजर डाली। कई सारे सेक्टर को लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ावा दिया। उसके अलावा मनमोहन सिंह ने एक और जरूरी काम किया, वो था सेल्स टैक्स को हटाकर VAT यानी कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत करी, जिससे टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन कम हुई। इतना ही नहीं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसके लिए उन्होंने उन पर से टैक्स के प्रेशर को भी कम किया और सर्विस टैक्स रेजीम की शुरुआत करी, जिससे भारत में बिजनेस तो बढ़ा, लेकिन सरकार को इससे कोई घाटा नहीं हुआ। साल 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया, जिसकी वजह से भारत की GDP ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंच गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने ऐतिहासिक रूप से 9% की GDP ग्रोथ हासिल करी थी, और उस वक्त भारत की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गई थी। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत की GDP 112 लाख करोड़ की थी, और आज भारत की GDP 294 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी ग्रोथ में मोदी जी की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी ये बात अच्छे से जानते थे कि इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने इस फील्ड में काफी ग्रोथ करी है। वही मेक इन इंडिया के अंदर 2022 से 2023 के बीच में 36 लाख करोड़ का सामान भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया गया, और अब तो एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं, जहां इंटरनेशनल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को चुन रही हैं। और मोदी जी ने 2025 तक भारत की GDP को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का दावा भी कर दिया है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आम आदमी की इनकम में ग्रोथ भी देखने को मिली है। और तो और ये मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ही थी
जिसकी वजह से महामारी के दौरान जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी धम से गिरने लगी, वहीं भारत की इकोनॉमी पर कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ किसी भी गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जहां 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और उस समय भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% था, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 8% हो गया। लेकिन फिर साल 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट 6.1 के रेट से बढ़ा और आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका एक बड़ा कारण बढ़ती आबादी है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन आबादी से होता है, जिसमें हर साल ग्रोथ देखने को मिलती है और इसी वजह से मौजूदा समय में पिछले साल से ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। पर हैरानी की बात तो यह है कि बढ़ती हुई आबादी मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और आज इसी वजह से भारत की पॉपुलेशन ने चीन तक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अगर जॉब ग्रोथ की बात की जाए तो मोदी जी के कार्यकाल में 2017 तक तो ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद 4% की ग्रोथ हुई और फिर 2018 में यह घटकर 3% तक आ गई। यानी कि जॉब सेक्टर में मोदी जी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर साल 2006 से 2009 तक एवरेज जॉब ग्रोथ 3.5% की थी और 2010 से 2014 तक ये घटकर 2.6% रह गई थी। यानी कि मनमोहन सिंह भी इस फील्ड में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। दोस्तों, अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तभी तो दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में जमकर काम किया। जहां मनमोहन सिंह ने पावर में आने के बाद ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया और फूड सिक्योरिटी बिल भी लेकर आए, जिसके जरिए सरकार देश की एक बड़ी आबादी को सस्ते में अनाज देती थी। इस योजना के तहत देश के 65% लोगों को फायदा हुआ। वहीं अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो इस फील्ड में मोदी गवर्नमेंट ने भी काफी कुछ किया है, जैसे कि सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ और उसी के साथ ही ब्लू रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन की भी शुरुआत मोदी सरकार ने करी। मोदी जी के अंडर साल 2022 और 23 के एग्रीकल्चर बजट में 5.6 गुना की ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि मोदी सरकार 3 नए किसान कानून भी लेकर आई थी, जिसमें पहला था प्रमोशन और फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसके तहत किसान बिना किसी रोक टोक के कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते थे। दूसरे कृषि कानून के हिसाब से खराब फसल की भरपाई किसानों को नहीं करनी पड़ती और वहीं तीसरे कानून में स्टॉक लिमिट हटाने की बात करी गई थी। हालांकि ये सब कुछ किसानों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से इस बिल को आखिरकार मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। अब इसमें हम नहीं कहेंगे कि कौन बेहतर था, लेकिन आप पहले और अभी के समय को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने कितना काम किया। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।